Assalamu alaikum. My name is Harim. You are watching my YouTube channel of English grammar and speaking. Welcome to my YouTube channel. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Let's discuss about Federal Public Service Commission Competitive Examination 2016. This paper is about current affairs, general knowledge paper 2 और ये आपके लिए CSS वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा या फिर जो देखा जाए ये पेपर जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 के हवाले से है। इसमें टाइम पीरियड मेंशन किया गया है बट पास्ट पेपर आपको पता है कि कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं कि आपने इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस पेपर। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट। जैसे कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है पार्ट 2 इज़ टू बी अटेम्प्ट ऑन द सेपरेट आंसर बुक, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी है तो आपने पार्ट 2 जो है वो सेपरेट आंसर बुक जो आपको प्रोवाइड की जाएगी आपने उसी पर ही सॉल्व करना है। नंबर 2, अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपने जो है सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हैं पार्ट 2 में से और सब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, मतलब हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स हैं। एंड देन नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट राइट क्वेश्चन नंबर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर शीट पे 1 मेंशन करेंगे in the answer book in accordance with the question number in the question paper। कि आपके क्वेश्चन पेपर पर अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं देन आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है, बेशक आप पहले नंबर पर उसको आंसर शीट पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। एंड देन नंबर 4, ऑल द पार्ट्स इफ एनी ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्ट एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ एट डिफरेंट प्लेसेस। जो आंसर है वो आपने एक ही जगह पे सॉल्व करना है, ये नहीं कि आपने उसको डिफरेंट जगह पे उसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये चीज़ बड़ी गलत हो जाएगी। डिफरेंट प्लेसेस पे आपने अवॉइड करना है। नंबर 5, नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। कि कोई भी जगह आपने खाली नहीं छोड़नी, ना तो कोई लाइन ना तो कोई सफ़ा, और कोशिश ये करनी है कि जब आपका पेपर हो भी जाए या फिर एक्स्ट्रा शीट्स हैं जो कि रह गई हैं तो उनको आप क्रॉस लगा दें। नंबर 6, इसमें रूल जो लिखा गया है वो ये है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और any part of the attempt question will not be considered। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है या फिर आपको पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। उससे ये होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो उल्टा कट जाएंगे, या फिर अगर आप कहते हैं कि आपका एक क्वेश्चन ज़रा अच्छा नहीं हुआ हम लास्ट में दूसरा कर लेते तो आप वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आपके जो 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं उन्हीं के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो ये पार्ट 2 है इसका डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं आज मैं पार्ट 2 इसका डिस्कस करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के हवाले से, और जो कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं और उनमें कोई ऐसा पेपर भी हो जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उस पर शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ और होप सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्कस इन डिटेल द efficacy of counter-terrorism measures adopted by the government, especially with reference to the National Action Plan। आप ऐसा क्या सजेस्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बना सकें, या फिर हम ये यहाँ पर ये भी बयान कर सकते हैं कि हुकूमत ने देखा जाए तो अपनाए हुए दहशतगर्दी के जो भी इंसदाद हैं, मतलब उसकी रोकथाम के लिए जो इक़दामात उठाए हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, यह कैसा एक आला या जवाबी
तौर पर हुकूमत का एक्शन है जो कि उसने यूज़ किया, और ये आपने जो इसका आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, या फिर जो इक़दामात उठाए गए हैं उसकी अफादियत के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब आपने इसमें ना गवर्नमेंट का हवाला देते हुए डिस्कस करना है। वैसे तो ये जो टेररिज्म का इशू होता है इसको सॉल्व करना तो चाहे भी बेशक किसी भी मुल्क में हो तो वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें या फिर टेररिस्ट के हवाले से बात करें तो इट्स एम्स टू स्टॉप पीपल बिकमिंग टेररिस्ट, कि हमने कैसे गवर्नमेंट कैसे इनकाउंटर कर सकती है, टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे अपना सकती है कि इसको रोका जा सके। तो आप कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं द एम टू स्टॉप पीपल बिकमिंग टेररिस्ट, कि हमने कोशिश ये करनी है कि लोग दहशतगर्द ना बने और सपोर्टिंग टेररिज्म या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिज्म में मुलव्वस हैं तो उनकी हमने रोकथाम करनी है। या फिर हम कह सकते हैं द होम Office works with local authorities and a wide range of government departments and community organizations to deliver the prevent strategy। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपने इसको खुद अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है, साथ अपने जो करंट अफेयर के हवाले से थोड़े से रेफरेंसेस देकर स्पेशली नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आपने इसको डिस्कस करना है। बट मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। Next question, what measures would you suggest to improve the economy of Pakistan, particularly in the areas of debt reduction and enhancing export quality? अब यहाँ पर आपने कुछ ऐसे स्टेप्स बताने हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को हम ऐसी कुछ बुनियादें इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सके, कर्ज़ों में कमी आए और बरामदात की गुंजाइश में इजाफा हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है, जब पाकिस्तान बना भी था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम यही सजेस्ट किया था कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, या जो कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी उसके बाद एक शख्सियत बची थी हमारे पास और वो थी लियाकत अली ख़ान की। उन्होंने ये कहा था कि हमने क्या करना है कि घरेलू सनत को फ़रोग़ देनी है, और जो बाहर से हम मंगवाते हैं चीज़ें, बाहर की अशिया, क्योंकि पाकिस्तान को आदत पड़ गई थी वलायती माल इस्तेमाल करने की, तो हमने उन चीज़ों से अवॉइड करना है। जब हम उन चीज़ों से अवॉइड करेंगे, हम अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और तब उनकी पैदावार में भी हम इजाफ़ा करेंगे, तो फिर इस तरह से हम अपने मुल्क पर डिपेंड हो जाते हैं, तब हमें दूसरे ममालिक की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि जब हम अपने मुल्क की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे होंगे, तो वो चीज़ जो है हमारे मुल्क की बरामदात में हम देखा जाए तो हम जो दरामदात का हमारा एक सिस्टम है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब हम अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट मतलब बरामद कर सकेंगे। तो इस तरह से हम इन सिचुएशन से काबू पा सकते हैं और हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। Discuss the possibilities of progress under the recently agreed rubric of a comprehensive dialogue between Pakistan and India. In your opinion, what are the major constraints at present? जामिया हालिया जो इत्तेफाक राय है उसके तहत पेश रफ्त के जो इम्कानात हैं उन पर अगर हम तबादला ख्याल करें और पाकिस्तान और भारत के माबैन बातचीत में आपकी राय में ऐसी क्या रुकावटें मौजूद हैं, तो वो आपने सब यहाँ पर डिस्कस कर देनी है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से तो आप वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स and challenges to the construction of China-Pakistan economic corridor. How will CPEC means China-Pakistan economic corridor become a game changer for the region? अब CPEC जो है ये इस खिते के लिए मतलब पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कैसे बन गया, जैसे कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर के जो इम्कानात थे और चैलेंजेस पर हम जब तबादला ख्याल करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि CPEC इस खिते के लिए गेम चेंजर बन गया, मतलब टोटली एक जो गेम जिस तरह से होती है पासा पलट जाता है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये सब पॉसिबल हुआ।
लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम देखें CPEC कैसे हेल्पफुल रह सकती है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को अपलिफ्ट मतलब ऊपर लेकर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है डेट बाय मॉडर्नाइजिंग इट्स रोड, रेल, एयर, इंजन, जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सिस्टम्स ठीक किए जाएं, एंड टू कनेक्ट द डीप सी पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ गवादर एंड कराची टू चाइनास, तो चाइना के प्रोविंस के साथ इनको लिंक कर दिया जाए, और बियॉन्ड बाय ओवरलैंड जो रूट्स हैं, दूसरे रूट्स के हिसाब से अगर देखा जाए ज़मीनी राब्ते, तो हम देख सकते हैं कि ये, क्योंकि इकॉनमी का ताल्लुक जो मईशत का ताल्लुक होता है ना, तो वो आपकी जो मईशत है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है जो आपकी इकॉनमी के हवाले से ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इस हवाले से। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे सही हो सकती है, वहाँ पर रोड, रेल, एयर, एनर्जी, ये सारे सिस्टम्स जो हैं एक से ही नहज पर लेकर आ सके। Then next question, how do you see recent developments in the Middle East, particularly with reference to deteriorating relations between Saudi Arabia and Iran? What role, if any, Pakistan could play in reducing the tensions between the two Muslim countries? अब देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और ईरान ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब इसमें आपने पाकिस्तान का किरदार बयान करना है कि वो किस तरह से किरदार अदा कर सकता है। जैसे कि आप बात करें तो मशरिक़ वस्ती में हालिया पेश रफ्तों को किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो हवाला है उसके साथ, अगर आप हवाले के साथ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बिगड़ते हुए जो ताल्लुकात हैं, तो इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि दोनों मुस्लिम ममालिक के माबैन तनाव को कम करने में इसका क्या किरदार अदा किया जा सकता है। Then the next question, examining the emerging strategic competition between China and the US and its impact on global order. चीन और अमेरिका के दरमियान उभरती हुई जो स्ट्रेटेजिक मुकाबले और आलमी नज़्म ज़ब्त पर इसके असरात की आपने जांच पड़ताल करनी है। देन देयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वैसे मैं अगर आपको एक बात बता दूं, जो कि ये जो अमर्जिंग स्ट्रेटजीज कंपटीशन बिटवीन US एंड चाइना, इट्स कंपैक्ट्स ऑन ग्लोबल ऑर्डर, तो इस हवाले से मैं ये कह सकती हूँ दैट चाइना एंड US स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इज़ रियल बट नॉट फुली अपारेंट येट, लेकिन अभी भी वाजिया तौर पर ये हमें कंपटीशन नज़र नहीं आता। बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो ये कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करती हैं। द स्ट्रॉन्ग competition will be seen once US gets its attention deviated from the reviving Russia and the fear of China to overtake the US in genuine but possible only in long term. So it is the conclusion you may write down in your notebook also, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन ये रह जाता है, डिस्कस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड एंड द मेजर्स रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द पेरिस कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस दिस इशू, कि इस इशू को एड्रेस जो देखा जाए तो दुनिया पर मौसमियाती तब्दीलियों के जो मनफी असरात हैं और हाल में होने वाले जो इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया, तो इस मसले को हल करने के लिए पेरिस कॉन्फ्रेंस ने क्या किरदार अदा किया, तो ऐसी कौन सी उसने जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अडॉप्ट किया रिसेंटली, तो पेरिस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने इसका आंसर देना है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, or you have to give your views in comment section, and remember me in your prayers and stay connected to my YouTube channel. Do not forget to give your views. Okay then, Allah Hafiz.